मेहनती किसान। गंगाराम और किशन दो भाई पंपापुर गांव में रहते थे। उनका मुख्य रूप से रोजगार खेती बाड़ी था। वो दोनों भाई बहुत मेहनती थे। गंगाराम दिन भर खेतों में ट्रैक्टर चलाता और खून पसीने की कमाई लाकर अपनी पत्नी सुलेखा को देता। बड़ा भाई होने के नाते वो किशन की कमाई का भी हिसाब किताब अपने पास रखता, जिसकी वजह से किशन के मन में फूट पड़ चुकी थी। एक दिन किशन गंगाराम और अपनी भाभी सुलेखा से कहता है, भैया आप मुझे मेरी जमीन जायदाद और खेत दे दो ताकि मैं भी अपने बाल बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता सकूं। तुम होश में तो हो? अपने बड़े भैया से कोई ऐसी बात करता है क्या? तुम्हारे भाई ने तुम्हें किसी चीज की कमी की है क्या, जो आज तुम अपने हिस्से की जमीन जायदाद मांग रहे हो? हमारा परिवार एक साथ खिलखिलाता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? भाभी आप मेरे और भैया के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। भैया आप जल्दी से जल्दी जमीन के कागजात बनवाएं और मुझे मेरे हिस्से का सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए। गंगाराम किशन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो वहाँ से उठकर जमींदार के पास चले जाते हैं। और गंगाराम भाई, आज हमारी चौखट पर आपके दर्शन कैसे? अरे सेठ जी, बात ही कुछ ऐसी है, जब बेटे को बाप के जूते पैरों में सही नाप के आने लगते हैं तो बेटा खुद को बाप समझने लगता है कोई गंभीर समस्या है। ये तो हर घर की कहानी हो चुकी है। कोई बात नहीं, जमाने के साथ साथ इंसान को खुद भी बदलना पड़ता है। जमीन के कागज लाए हो? गंगाराम अपनी जमीन के कागजात उसे देता है और सेठ उन दस्तावेजों को लेकर भीतर जाता है। और कुछ देर बाद जब लौटकर वो दो अलग अलग दस्तावेज गंगाराम को देता है, जिन्हें लेकर गंगाराम अपने घर पहुंचता है। किशन उसके हाथ में जमीन के कागजात देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, भैया तो सच में मेरे हिस्से की जमीन के कागजात बनवा कर ले आए। मुझे तो लगता है भैया ने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मेरी तो लॉटरी लग गई। अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हो गया। गंगाराम जमीन के पेपर्स देकर अपनी पत्नी सुलेखा से कहते हैं, सुलेखा अपना सामान बांध लो, हम लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। कल को अगर छोटे भाई ने कोई ऐसी बात कह दी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। किशन गंगाराम के मुंह से ये वचन सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसकी पत्नी जानवी ये सारा तमाशा अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, अरे वाह वाह किशन, तुमने तो एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। भैया के साथ साथ भाभी भी चली जाएगी, जिसकी वजह से घर की चाबी मेरी मुट्ठी में और अब इस घर पर मेरा राज होगा। मैं जैसा चाह रही थी भगवान वैसा ही कर रहे हैं। गंगाराम और सुलेखा घर से अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं और किसी दूसरे गांव जाकर रहने लगते हैं। वहाँ गंगाराम ने कुछ बीघा जमीन खरीदकर उस पर खेती करना शुरू कर दिया। वो दोनों पति पत्नी मेहनत करके मिट्टी से सोने जैसी फसल उगाया करते। वो दोनों अपने छोटे से घर में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन इधर किशन ढेर सारी धन दौलत पाकर बौखला गया था। अब उसने खेतों में काम करने के लिए नौकर रख दिए थे। जानवी ने भी घर के कामों के लिए नौकरानी रख ली थी। एक दिन ऐसे ही किशन अपने खेतों को देखने पहुंचा। वहाँ कुछ मजदूर उसके खेतों में काम कर रहे थे और वो उनसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम काम चोरों की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मुझे घाटा हुआ तो मैं तुम्हारी मजदूरी के पैसे काट दूंगा। अरे मालिक, ऐसा ना करो, इंसान तो धूप देखते हैं ना छाँव। दिन भर आपके खेतों में खून से फसल सींचते हैं। आपको तो पता ही है कि आजकल बहुत ही भुखमरी छाई है और आप उस पर हमारी मजदूरी के पैसे काट लेंगे तो हमारा गुजर बसर करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे वो सब नहीं पता। अगर तुम लोगों को देखता रहा तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, मुझे अपना घर बार बेचना पड़ जाएगा। कुछ तो रहम करिए मालिक, हम गरीबों का आपके अलावा है ही कौन। किशन उसको खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी जानवी से कहता है,
अरे जानवी, चलो तुम्हें बाजार की सैर करा लाऊं। तुम कुछ अपने लिए श्रृंगार और कपड़े खरीद लेना। अरे हाँ, मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी। काफी समय हो गया है मुझे बाजार गए। मुझे तो 1 हफ्ता हो गया है नई साड़ी खरीदे। सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई है। अरे कोई बात नहीं, क्या भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाजार चलते हैं। जानवी तैयार होकर बाजार जाती है। बाजार में उन दोनों को उनके भैया और भाभी मिल जाते हैं। किशन गंगाराम को देखकर मुंह फेर लेता है, लेकिन सुलेखा जानवी को रोकते हुए बोल पड़ी। कैसी हो जानवी? कैसा लग रहा है तुम्हें घर की मालकिन बनकर? भैया और भाभी, आप दोनों के घर से चले जाने के बाद हमारे घर में रौनक ही रौनक है। आप दोनों ने तो हमारे जीवन में ग्रहण लगा रखा हुआ था। जब से आप दोनों हमारे घर से गए हो, तब से सुख शांति 2 गुना नहीं 4 गुना हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है जानवी। भगवान तुम दोनों को तरक्की दे और हमेशा खुश रखे। किशन तो मुझसे बात ही नहीं करता, न जाने क्यों रूठा हुआ है। आप दोनों के मुंह अब कौन ही लगेगा? न पैसा है न धन दौलत। हमें देखो, एसी में रहते हैं और घर के काम के लिए भी नौकर चाकर है। आपके पास क्या है? वो तो वक्त ही बताएगा कि मेरे पास क्या है। शायद तुम भूल चुकी हो कि सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम इस तरह गिरोगी कि तुम्हें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। सुलेखा इतना कहकर गंगाराम के साथ घर लौट आई और वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी गंगाराम खाना खाते हुए कहता है, आखिर तुम्हें उसे समझाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जिसके ऊपर अपार घमंड सवार है, चिकने घड़े पर जितना भी पानी डालो वो बह ही जाता है। तुम्हें उन दोनों से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप भी ना, वो दोनों अभी नादान हैं। दौलत शोहरत की चकाचौंध में अपना सही गलत नहीं देख पा रहे। मैं तो बस भाप रही थी। मुझे तो डर लगता है कि वो दोनों अपनी नादानी की वजह से किसी बड़ी परेशानी में न पड़ जाएं। पहले तो मैं था तो सब संभाल लेता था, लेकिन अब वो अनाड़ी ना जाने कैसे सब संभाल रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप और मैं जिंदा हैं, तब तक उन दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप फिक्र मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। गंगाराम रोजाना की तरह अपने खेतों में काम कर रहा था और शाम होने पर जब घर में लौट रहा था तो उसे दुखी राम मिलता है। गंगाराम, और हालचाल कैसे हैं आपके? बस भगवान भरोसे, आप अपना बताओ। मैं भी तंदुरुस्त हूँ। आप भी भोज पर जा रहे हैं क्या? कैसा भोज? अरे आपको नहीं पता क्या? आपके छोटे भाई किशन ने पूरे गांव वालों को दावत दी है। आपको नहीं बुलाया क्या? अरे वाह, दावत? लेकिन किस बात की दावत? मुझे बुलाया होता तो मैं तुमसे पूछ रहा होता क्या? हे भगवान, भाई भाई का ना रहा। पूरे गांव भर में ढिंडोरा पीट चुका है, लेकिन सगे भाई को भोज पर नहीं बुलाया। ऐसे भोज में जाना तो अपनी ही तौहीन होगी। अरे भाई, तुम गुस्सा ना करो। मुझे बताओ तो क्या खुशखबरी है जिसकी वजह से किशन ने भोज रखा है? किशन की पत्नी जानवी का जन्मदिन है। वो उसे खुश करने के लिए पूरे गांव वालों को खाने पर बुलाया है। सुना है बड़ा भारी जश्न होने वाला है। कोई बात नहीं दुखीराम, मेरी तरफ से भी बधाई दे देना। अब मैं चलता हूँ। गंगाराम ये बात सुनकर खुशी से घर जाता है और सुलेखा से कहता है, सुलेखा, ओ सुलेखा, तनिक बाहर तो आओ। गंगाराम की आवाज सुनकर सुलेखा भीतर से बाहर आई और कहने लगी, अरे क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई खजाना हाथ लग गया क्या? खबर ही ऐसी है भाग्यवान, जिस खुशी में किशन ने गांव वालों को भोज पर बुलाया है। अच्छा, तो क्या उसने हमें भी बुलाया है? आप तनिक रुकिए ना, मैं तैयार होकर आती हूँ। आखिर मेरी देवरानी का जन्मदिन है। गांव वालों को भोज पर बुलाया है तो शानदार आयोजन किया होगा। अरे अरे अरे, रुको जरा, सब्र करो। हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम हमारे यहाँ घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। अच्छा, मैं समझ गई। उन्होंने हमें नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ।
इधर गंगाराम और सुलेखा दोनों अपने घर में बढ़िया पकवान बनाने लगते हैं और उधर किशन के घर में आग लग जाती है। सारा जश्न तहस नहस हो जाता है। पूरा घर धू धू कर जल रहा था। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव के सभी लोग आग बुझाने में लग गए, लेकिन उनके घर को नहीं बचा पाए। सुबह होने पर गंगाराम और सुलेखा को ये खबर मिली और वो दोनों फौरन ही उन्हें देखने के लिए निकल गए। गंगाराम और सुलेखा ने उन दोनों को बहुत ही दयनीय हालत में देखा। वो दोनों जमीन पर बैठकर अपने जले हुए घर को देखकर रो रहे थे। गांव वाले भी वहीं खड़े थे। अपने भैया और भाभी को देखकर किशन और जानवी उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, भैया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ना जाने कैसे आग लग गई और सब कुछ जलकर खत्म हो गया। हमारे घर की सारी खुशियाँ जलकर भस्म हो गई। अब मैं क्या करूँ? भैया और भाभी, हमें माफ कर दो। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम घर से बेघर हो गए। हमारा आप दोनों के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं। गंगाराम और सुलेखा को उन पर दया आ गई और वो दोनों उन्हें अपने गले से लगाकर कहने लगे, ऐसे हिम्मत मत हारो किशन। क्या तुम्हारे भैया ने तुम्हें यही सिखाया है कि मुश्किल वक्त पर कमजोर पड़ जाओ? तुम्हें तो इस वक्त चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहना होगा ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सको। तुम दोनों को असल जिंदगी का सबक मिल चुका है। कोई बात नहीं, अब से तुम दोनों हमारे घर में रहोगे। और किशन, तुम अपने भैया के साथ जाकर खेतों में उनके साथ काम करना। लो, हो गई सारी दिक्कत गायब। और बात रही इस घर की, तो इस घर को फिर से बनाएंगे और एक साथ रहेंगे। गंगाराम और सुलेखा की बातें सुनकर उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो दोनों समझ चुके थे कि बड़ों के आशीर्वाद से संकट दूर रहते हैं। मेहनत के बलबूते गंगाराम ने फिर से उस घर को बनाया और सभी लोग एक साथ फिर से उसी घर में रहने लगे। किशन और जानवी अभी समझ चुके थे कि मेहनत और लगन की कमाई कभी भी जाया नहीं होती।